हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कवर कर रहे हैं जिसके ऊपर अक्सर सवाल बना करते हैं, जिसमें आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन नाम आते ही आप सब लोग को भी थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है, बिकॉज कोई भी जो जंतु है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी जो जीव सजीव जगत से बिलोंग करता है, उन सभी के बॉडी के टिश्यूज के सेल्स के ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। कौन? हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन तो इतना समझ लीजिए कि आपका जो चाहे वो आपका बॉडी का ग्रोथ हो, स्किन का ग्रोथ हो, इनफैक्ट जेनेटिक्स जो भी होती हैं वो सब में भी प्रोटीन का एक अपना ही रोल चलता है। और बात अगर प्रोटीन से रिलेटेड करेंगे तो कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं कि देखो, प्रोटीन आप सब लोगों को पता है एक पॉलीमरिक फॉर्म है किसका? अल्फा अमीनो एसिड का। अमीनो अम्ल और अल्फा अमीनो अम्ल लिख रहेगा, आप अल्फा अमीनो एसिड लीजिएगा। ठीक है, पहला ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जनरली जो भी हमारे बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है जिसको वसा बोलते हो आप लोग के मिनरल्स है, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो आप इतना जान लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबसे ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है हमारा प्रोटीन। बिना कार्बोहाइड्रेट के, बिना फैट के आदमी एक लंबे समय तक खुद को जिंदा रख सकता है, बट प्रोटीन की कमी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बॉडी का 19% भाग, मतलब इंसान की बात नहीं हो रही, किसी भी जीव जो हमारा जंतु जगत है उसका 19% हिस्सा प्रोटीन का होना जरूरी है। और अगर प्लांट से कंपेयर करोगे तो प्लांट में जनरली प्रोटीन वो लोग खुद से बना पाते हैं, इंसान खुद से प्रोटीन नहीं बना पाते। हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ही थ्रू हम लोग प्रोटीन को अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप की सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस, जो भी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं उसके थ्रू आपके बॉडी में क्या हो रहा है? प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। बट अगर प्लांट और एनिमल में कंपैरिजन करोगे तो प्लांट में के कंपेयर में एनिमल्स में प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत रहता है या ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बातें, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू जनरल टाइप की बातें बता दी। अब साइंटिफिक फैक्ट्स पे आ जाते हैं कि भैया प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन देखो अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अगर अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना है प्यारे साथियों, आप सब जानते हो अमीनो अम्ल का मतलब ही क्या होता है, उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ही ग्रुप क्या रहते थे? मौजूद रहते थे। पहले ही हम लोग अमीनो एसिड के ऊपर पूरा एक वीडियो पढ़ चुके हैं, ज्यूटरायन अलग से पढ़ रहे थे। तो ये भी अल्फा अमीनो एसिड से बन रहा है। इसलिए आगे चल के प्रोटीन में आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ोगे, इक्वी इलेक्ट्रॉनिक मतलब समविभव बिंदु करके एक पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हमारी जो अरे अलग अलग टाइम पे कॉल आने लगता है। ठीक है, तो प्रोटीन नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कि सभी जीवित कोशिकाओं के नॉट को, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अभी टाइपिस्ट हैं बेचारे एकदम नए नए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करेक्शन करते चलूंगा। प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उसके प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, जहां जहां मार्क करूंगा वो अपने आप में समझ लेना एक सवाल है, पहले बता दे रहा हूं। तो प्रोटीन जो एनिमल्स होते हैं उनमें कहाँ मिलेगा? तो भैया वो प्रोटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में मिलेगा। ये सभी जीवित कोशिकाओं के आवश्यक अवयव होते हैं। रासायनिक रूप से प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के रेखीय संघनन बहुलक होते हैं। ध्यान समझना, जब भी लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर होगा तो प्रोटीन को हम लोग आगे चल के दो भाग में बांटेंगे। एक आएगा हमारा फाइब्रस प्रोटीन, जिसको हम लोग रेशेदार प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और दूसरा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो जो लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है वो फाइब्रस प्रोटीन बनता है, और जो हमारा क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, मतलब क्रॉस लिंक्ड संघनन बहुलीकरण से बनेगा, वो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, इसके अलावा अल्फा अमीनो अम्ल की एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। दिस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अपने आप में भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा दिखता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड में ये आप लोग को कंपोजिशन दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड, जहां भी अमीनो एसिड रहेगा वहां पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, जिसमें एसिडिक ग्रुप भी रहेगा, बेसिक ग्रुप भी रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के आधार पे ही डाइप्रोटीक या डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के लिंकेज के कारण प्रोटीन पूरा पॉलीमराइजेशन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। आगे इसलिए बोल रहा है प्रोटीन एक क्या है? पॉलीएमाइड है। ठीक है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है तो इसको पॉलीएमाइड ग्रुप दिख रहा है ना, ये CONH2 क्या होता है? एमाइड ग्रुप।
तो यहाँ पर ये पॉलीएमाइड है। तो भैया प्रोटीन से रिलेटेड 3 से 4 फैक्ट्स आप लोगों के सामने पहला ही स्लाइड मिल गया। पहला पॉइंट, प्रोटीन कहाँ मिलेगा जंतुओं में, तो भैया प्रोटोप्लाज्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ह्यूमन में कितना परसेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 19% के आसपास। तीसरा फैक्ट, प्रोटीन किसका पॉलीमर है भैया, अल्फा अमाइनो एसिड का। इसलिए इसी से रिलेटेड एक और सवाल आ जाता है, चौथा सवाल, कि प्रोटीन का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो भैया एमिनो एसिड मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एमिनो एसिड। 4 क्वेश्चन तैयार। 5वां क्वेश्चन, क्या प्रोटीन में किस टाइप का लिंकेज पाया जाएगा, किस टाइप का बॉन्ड पाया जाएगा, तो भैया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, वो आगे चल के आप लोग डिटेल में चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। ठीक है, प्रोटीन ऐसा पूछ देगा कि किससे रिलेटेड है, पॉलीएमाइड रहेगा, पॉलिस्टर रहेगा, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन भी दे देगा, तो प्रोटीन एक पॉलीएमाइड टाइप का हमारा पॉलीमर माना जाता है। और पॉलीएमाइड पॉलीमर में ही आप लोग उन सब लोगों को भी देखते थे ना, कौन, जो नायलॉन सीरीज वाले। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के अब कुछ महत्वों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन के महत्व में एक चीज आप लोग को क्लियर कर दूं दोस्तों, कि मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा, हालांकि एक एक चीज आप लोग को टाइम टू टाइम रिवीजन कराते हुए निकलूंगा, ताकि पूरा दिमाग में एक बार में वीडियो आप देखें और सारा का सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ज्यादा पढ़ाने से मेरा आशय यह है ना कि इसके बाद इस टॉपिक से कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछे, रटने वाला टॉपिक है ना, रटने वाला टॉपिक है, तो इसको तो अच्छे से कवर करना ही पड़ेगा। और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आप अगर पढ़ने की हिम्मत कर रहे हो, समय दे रहे हो, समय निकाले हो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हुए हो, तो ऐसा पढ़ो कि सवाल कहीं से भी पूछे आपसे लग जाए। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं जितना भी पढ़ा दूं उससे बाहर सवाल ही ना बन पाए, और अमूमतः ऐसा बनता भी नहीं है। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए कि जनरली जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब 2-4% की बात अलग है। ठीक है, 2-4% की बात तो हमेशा ही अलग होती ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। प्रोटीन उत्तक की टूट फूट के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल, मैंने बताया कि सेल्स के ग्रोथ के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए, जनरेशन के लिए प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर का काम करता है। इनफैक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए भी इसमें इसका रोल है ना। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटीन अपने आप में एंजाइम्स, हार्मोन सबका रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन। आप सबको पता है डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है इंसुलिन। वेसोप्रोसिन या ल्यूटाथायोन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऐसे प्रोटीन हैं जो हार्मोन्स की भांति कार्य करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसके ऊपर सवाल बन चुका है ना, जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं समझ लो सवाल है। सभी एंजाइम क्या है सर, अपने आप में एक प्रोटीन है। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं एंजाइम और कैटलिस्ट। मैंने हमेशा आपको बोला था, जब भी हमारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी तो जो केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट पढ़ते हो वही सेम काम यहाँ पर एंजाइम करते हैं। लॉक की मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ताला चाबी प्रक्रिया का, और सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देंगे, जिसके कारण आपका जो भी है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो यही काम है किसका, एंजाइम का। और प्रोटीन भी वो रोल प्ले करते हैं। तो सारे एंजाइम अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन का ही मान सकते हो, प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन जैव संरचनात्मक पदार्थों के रूप में कार्य करती है, मतलब कि जो बायो कंस्ट्रक्शनल जो फॉर्मेशन है ना, मटेरियल्स है, उनके रूप में कार्य करेगी। उदाहरण के लिए बाल, नाखून आदि में आप सबको पता है, इसमें हम लोग केराटिन का यूज करते हैं। बाल, नाखून, त्वचा हो गया, आप लोग का पंख हो गए, ये सब केराटिन से बनेंगे। एज वेल एज जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें मायोसिन रहेगा। ठीक है, तो सारे देखो जो जिम में जाते हैं भरपूर प्रोटीन का सेवन करते हैं भाई, क्योंकि उनको एक्सेस अमाउंट ऑफ मायोसिन चाहिए ताकि उनका मसल वो कर पाए, पंप कर पाए। ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है जिम में, पंप करना, मसल पंप करना। प्रतिरक्षक मतलब एंटीबायोटिक्स के रूप में भी प्रोटीन का अपना अलग महत्व है। इसीलिए प्रोटीन कई बार बहुत सारे बीमारियों से रक्षा करने में भी इंसान या जो भी हमारे जीव प्राणी हैं उनका क्या करता है, मदद करता है। तो प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। कुल मिला जुला के देखा जाए तो प्रोटीन एक ऐसा चीज है ना भाई, जो आपका आरंभ से लेके अंत तक सबसे इसेंशियल कंपोजिशन में से एक माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में उपस्थित लाल रंग का ऑक्सीजन वाहक रंजक है। सबको पता है हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। जनरली इस पे एक सवाल पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाएगा, तो भैया आयरन।
क्या रहेगा, आयरन, ये लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कॉपर, ओके। और ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का रूल आप सब लोग जानते हो कि भैया ब्लड में रहता है, रेड ब्लड सेल्स में, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन का पूरा फ्लो कराता है हमारे बॉडी में चारों ओर। ग्रेविटी के खिलाफ भी ये नीचे से लेके ऊपर हमारे मस्तिष्क तक खून को भेज रहा है। अगर सप्लाई ना हो ना तो आपको मिर्गी आ जाएगी, बेहोश होकर गिर जाओगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में होता है। वो जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन की जगह पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, और जो रक्त है ना उसका थक्का जम जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन डैमेज हो जाएगी, दिमाग में ब्लड पहुंचेगा नहीं, दिमाग पहले काम करना धीमा कर देगा, मतलब आप बेहोश हो जाओगे। और फिर हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है, पंप करना बंद देगा। अब मेडिकल में पता है जब हार्ट पंप नहीं करता है उसको डेथ बोलते हैं, मर गया आदमी, ठीक है। दिमाग काम ना करे तो कोमा में जाता है, हार्ट काम ना करे तो आदमी मर जाता है। और हम लोग का तो हिंदुस्तान में एक नया प्रचलन है, हर दूसरे तीसरे दिन दिल टूटते रहता है, हार्ट टूटते रहता है ना। चलिए मजाक की बातें हैं वो सब। अच्छा है ना, एक बार हार्ट टूटता है तो फिर फिजिक्स का ये नियम कहता है एक चीज टूट के दो हो जाती है ना। नाउ यू हैव टू डिफरेंट हार्ट्स, गिव अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट पर्सन्स, ओके। चलिए 4-5 बार हार्ट तोड़ लिया करो भाई, ऐश्वर्या, कैटरीना, बिपाशा, जो आता है सबको जगह दो, आप आगे आ जाओ। चलिए बी पॉजिटिव। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन जीवन के अणु होते हैं जो जीन्स का महत्वपूर्ण अवयव है। मैंने बोला ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और ऐसे प्रोटीन्स को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। कोशिका विभाजन में अनुवांशिक संदेशों को, मतलब ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, भेजता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। चलिए अब प्रोटीन के वर्गीकरण पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में अगर आप ध्यान देंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। चलिए तो अभी ठीक है, पहले वाला ठीक लग रहा था क्या, चलो ठीक है। मैं इसका पीडीएफ ना आप लोग को वाइट बैकग्राउंड वाला भेज दूंगा, सबका नहीं भेज सकता, जो पहले के वीडियोस बन गए हैं उन लोगों में आप मत वो बोला करिए भाई, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता है इतना लंबा सिलेबस को वापस से जा जाके खंगालते रहना। चलिए प्रोटीन का वर्गीकरण ध्यान से देखिए। प्रोटीन का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक के तौर पे इसको डील करना, मजा आएगा, आराम से पढ़ते जाओ। पहला आता है आप लोग का रासायनिक संगठन के आधार पे, आप देख रहे हो केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट वन इज साधारण प्रोटीन, जिसको सिंपल प्रोटीन के नाम से जानोगे, और सेकेंड वन इज संयुग्मित प्रोटीन, जिसको हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। देखो दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है, सब लोग को आराम से पढ़ना है, क्योंकि इनके ऊपर सवाल बनता है ना। साधारण प्रोटीन मतलब साधारण प्रोटीन अमीनो अम्ल इकाइयों की श्रृंखला का संगठन है। डायरेक्ट अमीनो एसिड्स यहाँ पर जुड़े होंगे, और इससे सीधे सीधे हमारा एक पॉलीमर बनेगा, लंबी चौड़ी श्रृंखला वाला हायर मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर बनता है, जिसे हम लोग प्रोटीन का नाम देते हैं। और जब भी इसका जल अपघटन होगा, देखो इसमें साधारण प्रोटीन का जल अपघटन से हम लोग को सीधा सीधा क्या मिलता है सर, हमको सीधा सीधा आप लोग को अमीनो अम्ल मिल जाएगा। जल अपघटन से क्या मिलता है, अमीनो अम्ल। इस पॉइंट को याद रखना, इसके ऊपर सवाल बन चुका है कि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो आंसर आप लोग को लेना है फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको एमिनो एसिड मिलता है। इसके उदाहरण है जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन, जो व्हाइट कलर का जो ओक होता है ना अंडे में, जैसे जिम वाले क्या करते हैं, एग व्हाइट खाते हैं, अंदर का जो पीला वाला पार्ट रहता है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैट रहता है। और जिम में आपको पता है फैट को ही तो कंट्रोल करना है, कैलोरी कंट्रोल करना है ना। बस वो जो सफेद वाला जो लेयर रहता है ना अंडे का, ठीक है, उसको खाते हैं, उसमें 12.5% प्रोटीन पाया जाता है मात्र। आप सोयाबीन खा लो, सबसे ज्यादा प्रोटीन 40% प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन चिली खाओ भाई डेली डेली, प्रोटीन की कभी कमी होनी ही नहीं है। दाल पियो एकदम बढ़िया से, 22 से 25% प्रोटीन रहता है। इसके अलावा मांस मछली जो भी आप खाते हैं उसमें भी 20-22% के आसपास प्रोटीन रहता है, ठीक है। चलिए आइए, सीरम ग्लोबुलिन, गेहूं में ये नाम याद रखना, ठीक है। गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेनिन, और चावल में ओरिजिनिन या एरिजिनिन बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तक, ल्यूटिलिन आदि सब हमारे क्या है, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल में आते हैं। पर ये याद रखना, गेहूं में ग्लूटेनिन पाया जाता है, चावल में एरिजिनिन पाया जाता है, ओके। चलो संयुग्मित प्रोटीन की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो ये दो लोगों से मिलकर बनेगा। पहला हमारा रहेगा सिंपल प्रोटीन, मतलब इधर से एक जने आएगा और उसमें एक ग्रुप आके जुड़ेगा जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक हमारा कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे जिसको हम लोग संयुग्मित प्रोटीन का नाम देंगे, ठीक है। तो संयुग्मित प्रोटीन के अणु में सरल प्रोटीन एवं अप्रोटीन पदार्थ मतलब जिसमें प्रोटीन के कंपोजिशन नहीं है, जिन्हें अप्रोटीन पदार्थ को ही प्रोस्थेटिक समूह के नाम से जाना जाता है या सहकारक कहा जाता है। ये प्रोटीन
जल अपघटन पर अमीनो अम्ल तथा अप्रोटीन पदार्थ देती हैं, जिनका उदाहरण में जैसे लार में आप लोग म्यूसिन, देखो याद रखना, ये सब पॉइंट को याद रखना। पूछ देगा लार में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो भैया लार में पाया जाता है कौन सा, म्यूसिन। और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का 40% संश्लेषण, पाचन, सिंथेसिस हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग खाते हैं ना, गेहूं चावल सब कार्बोहाइड्रेट है, जो अनाज हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो उनका 40% जो पाचन है ना, पेट में जाने से पहले मुंह में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि लार में आपका क्या है, म्यूसिन है। और उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंथेसाइज कर देता है म्यूसिन। ठीक, आगे आइए। दूध में कैसीन, ये सब पूछता है ना, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन। लार में म्यूसिन, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन एज अ प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में आप लोग फास्फोरिक एसिड लेते हो, सॉरी फास्फोरस एसिड, नॉट फास्फोरिक एसिड। और हीमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में हम लोग आयरन पिगमेंट यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, ठीक है। यहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई बातें? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैंने बोला ना इस पे सवाल बनते हैं, क्योंकि ठीक है। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आता है, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन रहेगा, हमारा न्यूक्लिक एसिड। जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वहां पे ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन ले लोगे, शर्करा ले लोगे। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स, ठीक है। और जो फास्फोप्रोटीन्स रहेंगे, उसमें फास्फोरिक एसिड आएगा। जो कीमोप्रोटीन रहता है, जनरली इसमें हम लोग पायरोल के डेरिवेटिव से लेते हैं, ठीक है। बट जो नामी है कीमो या क्रोमोप्रोटीन, तो इसमें हम लोग क्रोमियम या आयरन जैसे क्या करते हैं, मेटेलिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं। इसीलिए इसको कई बार आप लोग मेटोप्रोटीन के नाम या मेटेलिक प्रोटीन के नाम से भी जानोगे, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो गए, और ये उनके क्या हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप सिंपल प्रोटीन एटम से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक, आगे आ जाइए। अब आते हैं तीसरे टाइप के प्रोटीन में। ये जो प्रोटीन है, ये व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाएगा, मतलब डिराइव्ड प्रोटीन। अम्ल, क्षार तथा एंजाइम के साथ साधारण या व्युत्पन्न प्रोटीन के अल्प जलयोजन से क्षारीय है। ये अल्प जलयोजन से क्षारीय विघटन उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। पक्षपत्र नहीं होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नया नया टाइपिस्ट है, चलता है, मैं करेक्शन कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए आप कंप्लेन मत करना, क्योंकि देखो हिंदी टाइपिंग और केमिस्ट्री की टाइपिंग बहुत टफ होती है। बहुत मुश्किल से तो हम लोग आप लोग के लिए कंटेंट समय पे मिल पाए करके 8 अलग अलग टाइपिस्ट को लगा के रखे हुए हैं। आप क्या समझेंगे कि किस दौर से और कितना मेंटल उससे आदमी गुजर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़िए। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, करेक्शन तो हो ही जा रहा है, इतना तो खैर आप लोग भी समझ आते हैं। मैसेज भी आप लोग करते हो ना जानू मोना सोना को, तो पता रहता है ना, कुछ वो गलत भी लिख देते, अंडरस्टैंड करते हो ना। क्यों? क्योंकि अपनापन का भाव है ना, लगाव है। और यहां पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लगोगे मैसेज कमेंट करने, जबकि मैं करेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, देखो ना सर कैसे पीपीटी खराब हो जा रहे, होता है, धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। अणु के आकार के आधार पे अब हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग 2 टाइप के देखेंगे, जिसकी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है रेशेदार प्रोटीन, जिसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती हैं। ये श्रृंखलाएं अक्ष के समांतर चलती हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, यहाँ पर जो प्रोटीन का पूरा ना एक्सिस टाइप का रहेगा, मतलब फाइबर टाइप के रहेंगे, और एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और एक दूसरे से एक्सट्रीमली हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्ट्रांग होने के कारण ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बनता है उतना डिसॉल्व होता है, बिल्कुल, बट ये टूटेगा ही नहीं। इनफैक्ट हाई टेम्परेचर पे या पीएच स्केल भी अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो आप लोग का फाइब्रस प्रोटीन को कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। वहीं जो ग्लोबुलर प्रोटीन रहेगा वो बहुत सेंसिटिव प्रोटीन रहेगा, वो वाटर सॉल्युबल भी रहेगा। बट जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये आप लोग का पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो भी इस पे कोई विशेष अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ये पॉइंट याद रखना। इन्हें धागे के समान ताना जा सकता है एवं संकुचित किया जा सकता है। ये जल में प्रायः अविलय है। जल में प्रायः क्या है, अविलय है। इसके ऊपर सवाल पूछता है
जिनके उदाहरण में आप अल्फा कैरेटीन लेंगे, जैसे मैंने बताया कैरेटीन आप लोग का जो स्किन है, नाखून है, बाल है, पंख है, उनमें यूज होता है उनके निर्माण में। मायोसिन मांसपेशियों में, और कैलोजल जो रहता है, टेंडॉन जो होती है ना हड्डियों में, ठीक है, लिगामेंट, टेंडॉन, उन सब में कहा कि कौन सा हमारा प्रोटीन मौजूद रहता है, कैलोजन। ये सारे के सारे क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में एक दो पॉइंट मैं और लिख दे रहा हूं कि भैया टेम्परेचर एंड पीएच अगर ज्यादा नहीं थोड़ा चेंज हो गया, अगर स्मॉल चेंज हो गया है, स्मॉल चेंज अगर होता है, एकदम से नहीं बदल देना है, तो नॉट इफेक्टेड रहता है। ये क्या रहता है, नॉट इफेक्टेड रहता है। और वाटर क्या है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? तो अभी आपने पॉइंट पढ़ दिया कि सर ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है। हालांकि बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इतने ज्यादा ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही देगा ना कि वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर वो फाइनली उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो पाता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा वाला देखिए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बीच का अंतर आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। 12th में डायरेक्ट इस पे अंतर पूछ दिया जाता है। तो इनकी जो अमाउंट रहती है वो थोड़ी कम रहती है, और इनकी संरचना ऐसी रहती है ना कि ये एक दूसरे के साथ जाके ना पीछे से लिंक लगाते हैं। तो ऐसे में ना ये गोल गोल दिखाई देते हैं, तो अधिक गोलाकार आकृति होती है। हेलिक्स कई प्रकार के दुर्बल आकर्षी बलों द्वारा दृढ़ता से बंधे होते हैं, और ये बल हाइड्रोजन बंध या डाइसल्फाइड सेतु या आयनिक या लवण सेतु, जो कि जल में जनरली क्या है, प्रायः विलय है। ये बॉन्ड्स को आप याद रखेंगे। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बट जो फाइब्रस प्रोटीन है उस पर ज्यादा बनता है, इसमें क्या बनता है, कम बनता है। और बिकॉज यहां पर आयनिक बॉन्ड बना है, तो आपको पता चल रहा है ये बात कि वाटर सॉल्युबल तो होना ही होना है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल है। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसके प्रोडक्शन में या उसके निर्माण में आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ये जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इनमें ये जो रहते हैं ना, ये इसमें हम लोग थोड़े से वीक टाइप के एसिड और बेस यूज करते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें एक्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। अच्छा, ये तो बता दिया था क्या मैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि पीएच या टेम्परेचर चेंज करोगे तो फाइब्रस प्रोटीन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ग्लोबुलर प्रोटीन सेंसिटिव प्रोटीन है, इस पे असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके एग्जांपल में देखोगे तो इंसुलिन, पेप्सिन, ठीक है, ये सब, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, एल्ब्यूमिन, ये सारे क्या है, हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। डायरेक्ट पूछ देता है ना सवाल, आपसे दे देगा इंसुलिन क्या है, ऑप्शन में डाल देगा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन सी दे देगा दोनों के दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो एग्जांपल से आपको पता होना चाहिए बात इंसुलिन की हो रही है, बात हीमोग्लोबिन की हो रही है, बात पेप्सिन की हो रही है, मतलब फाइब्रस प्रोटीन में ना जाके ये लोग ग्लोबुलर प्रोटीन में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंसिटिव है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। संरचना के आधार पर अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो प्रोटीन रहेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था कि जो फाइब्रस प्रोटीन रहता है दोस्तों, वो लीनियर आप लोग का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, ग्लोबुलर वाला क्रॉस लिंक्ड वाले से बनता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए। देखिए, जो एमिनो अम्ल के रेखीय संघनन बहुलक होते हैं जिन में, ठीक है, जिन में है वो है, जिन में ये अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्डों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है ये प्रोटीन, नाम आता ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड दिमाग में आ जाना चाहिए। अब उनमें भी प्रोटीन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रोटीन की संरचना जनरली किताबों में प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना 3 लेयर पे दिया जाता है। मैं एक और पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ छूटे ना। बट जो सवाल पूछा जाता है वो ज्यादातर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पे, मतलब कि जो हमारी द्वितीयक संरचना उस पर ज्यादा सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं, मैं एमसीक्यू भी आपको साथ में कराऊंगा, और इतने एमसीक्यू करा दूंगा जितने आप बढ़िया बढ़िया किताबों में ना ढूंढ पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि वीडियो का जो एक पैकेज मेरा बनता है ना, आप इतना समझ लीजिए, इसको बस कर लीजिए, इसके बाहर आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मगर मैं इतना नहीं बोल सकता कि मैं पूरा एग्जाम का क्वेश्चन लड़ा दूंगा। संभावना है 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे मैं ही रहता हूं, बट 5-10% ऊपर नीचे भी बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। अदरवाइज मुझे टीचर नहीं भगवान ना घोषित कर देते। चलिए आइए, किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल की विशिष्ट क्रम में परिवर्तन प्रोटीन के गुणों को भी परिवर्तित कर देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में केवल एक अमीनो इकाई में परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया, नाम सुने होंगे सभी लोग, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ज्यादातर
जो फीमेल्स होती हैं उनमें तो ये कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, या एक कम्युनिटी को पूरा टारगेट किया जाता है। अगर आप लोग क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराते, जैसे भारत में एक प्रचलन है ना इंटर कास्ट मैरिज वाला, ठीक है, तो इंटर कास्ट मैरिज में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया का तोड़िए क्रॉस ब्रीडिंग कराना, सॉरी सेम कास्ट मैरिज जो होता है, तो सेम कास्ट मैरिज में क्या होता है, वो जेनेटिक डिसीज है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाएगी। हो सकता है कि मदर फादर को नहीं हो, फिर भी बच्चे में निकल सकता है सिकल सेल एनीमिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है नाना नानी या दादा दादी को रहा हो। तो ये है क्या, तो ये एक्चुअल में ना डिसऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारे सामान्य जो हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन रहता है ना, जिसमें आपके अमीनो एसिड्स हैं, एक आध अमीनो एसिड क्या होता है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, और ये ग्लूटामिक एसिड है। अगर मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वहां पर वैलिन लग गया, फिर से बाकी सारा सीक्वेंस सही चला, बट यहां पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे फिर से वैलिन आ गया ना, डिस्टर्ब हो गया ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, जो कि एक ब्लड एनीमिया है और ये थोड़ी डेंजरस भी है। हालांकि डायरेक्ट इससे डेथ नहीं होता, बट डिलीवरी के दौरान कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, मेरे खुद के पहचान में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि इतना ज्यादा वहां पर बॉडी, मतलब कहना चाहिए एनर्जी लॉस हो जाता है कि जो डिलीवरी करती हुई औरतें होती हैं उनकी डेथ तक हो जाती है। ऐसा 3 से 4 केस देखा हूं मैं। तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राथमिक एमीन है, स्ट्रक्चर के आधार पे क्या होता है कि अगर एमीन के या प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अल्फा एमिनो एसिड से डिपेंड करते हैं, और एमिनो एसिड का अगर एक कंपोजिशन भी डिस्टर्ब हुआ तो वहां पर सिकल सेल एनीमिया या ब्लड एनीमिया का जो सिम्टम्स है वो जाग जाएगा। ठीक है, और जेनेटिक है ये। चलिए, इसलिए अलग अलग क्रॉस ब्रीडिंग होता है ना, जैसे जो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सिकल सेल एनीमिया से स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, सब चले जाओगे मैं अब सच्चा वाला प्यार मैं अब निभाऊंगा, सर ने आदेश दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अपने माता पिता की पसंद से ही करिए, ज्यादा बेहतर है। आइए, द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन अणु के द्वारा कुंडलित संरचना, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, हेलिक्स बनता है। क्या बनता है सर? हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर ग्रहण करना तथा इस संरचना के अंतर्गत आता है प्रोटीन की कुंडलित संरचना को हाइड्रोजन बंध निर्माण द्वारा स्थायित्व प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग की जाएगी, तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर नहीं। चलिए, थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, टर्शरी प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन की तृतीयक संरचना, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना पूरी तरह से क्या होती है? त्रिविमीय संरचना होती है, 3 डायमेंशनल होगी। उस ढंग को स्पष्ट करती है कि इस प्रकार पूरा प्रोटीन अणु त्रिविमीय स्थान में विन्यासित करता है, तो जिससे एक विशिष्ट आकार प्राप्त होता है, जिसे फाइब्रस प्रोटीन की संरचना रस्सी के समान होती है या छड़ के समान होती है। कहने का मतलब यही है, मिला जुला के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार करेगा। लाइक फाइब्रस प्रोटीन में आप फाइबर देखते हैं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों, चलो छोड़ो, बाद में वो पॉइंट में आप लोग को कंसीडर करवा ही दूंगा एमसीक्यू में, ठीक है। इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं वहां पर देख लेंगे। चतुर्थ संरचना कुछ नहीं है, बस मैंने एक्सटेंड कर दिया लाइन को। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला युक्त प्रोटीन, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला युक्त प्रोटीन संरचनात्मक संगठन के चौथे स्तर को प्रकट करती हैं। जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ के एक बड़ा प्रोटीन बनाने चल रहे हैं, ठीक है, जिसे चतुर्थक संरचना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि पूरे प्रोटीन अणु की एकल त्रिविमीय संरचना प्रकट हो जाए, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर बस याद रख लेना, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, एमसीक्यू कराऊंगा तो ज्यादा चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप लोग के सामने ऑटोमेटिक आ भी जाएंगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये वाला ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। प्रोटीन के कार्य, हम लोग वर्क ऑफ प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फंक्शन ऑफ प्रोटीन। भैया क्या क्या कार्य हैं, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको ध्यान में पहले रखा है। पहला, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन नाम ही समझ रहे हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली टाइप वाला जो वर्ड यूज करते हो। तो प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली के मुख्य संरचनात्मक घटक माने जाते हैं, और वो बॉडी से पूरी तरह से हमेशा इजेक्ट आउट ना हो यूरिन और इन सब के थ्रू, इसलिए वहां पर कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है जो कि साइज के बिहाफ पे क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा, एंजाइम। आप सबको पता है कि सभी प्रकार के एंजाइम अपने आप में प्रोटीन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो कि विभिन्न अंगों से उत्पन्न होते हैं। हार्मोन्स,
सेक्स हार्मोन है, पेप्टाइड एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ओके, याद रखना, जैसे आपने डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स भी देखा था, शुरू में ही हमने इसके ऊपर बात की थी कि वो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन से मिलकर बने रहेंगे। ब्लड हार्मोन, जिसमें आपने हीमोग्लोबिन के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन, वही अंडे का व्हाइट वाला हिस्सा, यह यकृत में संश्लेषित होता है तथा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बिलिरुबिन ले जाने या लोन ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्लाज्मा में ये अविलय रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बस जान लिए रहो, और कुछ नहीं है। अच्छा, अल्फा काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, यह प्रोटीन पाचन हेतु ट्रिप्सिन को प्रोटियोलिटिक क्रिया प्रोटियोलिटिक क्रिया को रोकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी जान लेना। प्रोटीन के बस डिफरेंट मैंने अलग अलग फॉर्मेशन लिए हैं जिनके हम यूजेस पढ़ रहे हैं, कार्यों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन, जो बीटा ग्लोबुलिन है, यह प्लाज्मा में लौह के स्थानांतरण में प्रयुक्त किया जाता है। ये सब एग्जाम्पल है भैया, इनके बारे में याद रख लेना, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोटीन के सामान्य एवं भौतिक गुणधर्म। तो भैया प्रोटीन के सामान्य एवं भौतिक गुणधर्म में ज़्यादातर चीज़ें अब आप लोग को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सीधा सीधा आप इस स्ट्रक्चर को आप पढ़िएगा और डायरेक्टली आप इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को खुद रिलेट कर सकते हैं कि इनमें से अधिकांशतः अपवाद के रूप में जो क्रोमोप्रोटीन है उनको हटा दो तो प्रोटीन रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं, अधिकांशतः अक्रिस्टलीय होते हैं। इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। अक्रिस्टलीय होते हैं, किंतु कुछ क्रिस्टलीय होती हैं एवं अवाष्पशील होती हैं जिनका स्पष्ट गलनांक नहीं होता, मतलब फिक्स्ड आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अधिकांशतः प्रोटीन जल एवं एल्कोहल में अविलय होते हैं, किंतु इनमें से अधिकतर लवण विलयन मतलब सॉल्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं और तनु अम्ल तथा क्षार में विलय होते हैं, तथा कुछ प्रोटीन जैसे कैरेटीन पूर्ण अविलय होते हैं, ठीक है। कौन से अविलय होते हैं वो पता है आप लोग को, फाइब्रस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आता है, ये कैरेटीन भी फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में ही था। कैरेटीन, मायोसिन, ये सब आप देख ही रहे थे, सब फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल थे। प्रोटीन अणु अत्यधिक जटिल होते हैं, उनका उच्च अणुभार होता है। ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमेरिक यूनिट है, पॉलीमर है, अपने आप में एक बहुलक है अल्फा अमीनो एसिड का, तो भैया हाई मॉलिक्यूलर मास वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो माना ही जाएगा। ये जल स्नेही कोलाइड है जिन्हें जंतु अथवा वनस्पति झिल्ली से प्रवाहित नहीं किया जा सकता, मतलब कि भैया एनिमल मेम्ब्रेन से भी आप इसको इस पार से उस पार नहीं भेज सकते, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि मिलाने पर कुछ प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपन को छाना जा सकता है एवं जल में पुनः घोला जा सकता है। ये कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आगे चल के आप लोग प्रोटीन के डिफरेंट टेस्ट देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन कौन सा परीक्षण देता है, और उसके ऊपर भी कई बार सवाल बनता है। तो मैं अभी वो सारी चीजें कवर करवाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी भी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, प्रोटीन का विलयन प्रकाश सक्रिय होता है। ऑब्वियस सी बात है, अमाइनो एसिड से बना था, और आप सब लोग को ये बात पता है कि जितने भी हम अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, 20 अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, जिसमें हमारे 10 क्या थे, 10 हमारे नॉन इसेंशियल थे जो बॉडी में खुद ब खुद बन जाया करते हैं। 8 क्या थे, 8 इसेंशियल थे जिनको हम लोग को बाहर के सप्लीमेंट से बॉडी में लेना पड़ता था, और 2 क्या थे, 2 सेमी इसेंशियल थे, ठीक है। सब कुछ पढ़ चुके हो ना, एक एक का याद भी होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत डिटेल में पढ़े थे हम लोग, एक एक का स्ट्रक्चर को भी देखे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अमाइनो एसिड में केवल एक ही अमाइनो एसिड होता है जिसको आप लोग को पता है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव है। 20 में 19 ऑप्टिकल एक्टिव है, किरल सेंटर पाया जाएगा क्योंकि उनमें तो भैया ये प्रोटीन भी तो अमाइनो एसिड से बन रहा है। दैट्स वाई प्रोटीन भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, प्रकाश सक्रिय है। और ये वामावर्त होते हैं, मतलब लीवो रोटेटरी होते हैं। क्या होते हैं, दक्षिणावर्त मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वामावर्त मतलब लीवो रोटेटरी। ज्यादा स्टेबल रहेगा और कुछ नहीं। भैया ऑप्टिकल एक्टिव है तो एल और डी दोनों फॉर्म मिलेंगे, डेक्स्ट्रो फॉर्म भी मिलेगा, लीवो फॉर्म भी मिलेगा, बट लीवो वाला ज्यादा मिलेगा, बस इतनी सी बात हो रही है। ओके, प्रकाश सक्रियता घटक अल्फा एमिनो अम्ल वो अम्ल है, ठीक है। चलो, मैं असममित कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति के कारण होता है, ये सबको पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैंने बताया था, एक ही फॉर्मेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अनसिमिट्री, जहां पर कार्बन असममित होगा। किरल सेंटर का मतलब ही होता है कि चारों ओर से अलग अलग हो जाए ग्रुप, मतलब अनसिमेट्रिकल कार्बन, तभी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आता है। चलिए, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम विभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। प्रोटीन किससे बना, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड में क्या रहता है, एसिड भी रहता है, बेस भी रहता है, मतलब उदासीन नेचर रहता है, न्यूट्रल नेचर रहता है। तो प्रोटीन का भी यही रोल रहेगा, न्यूट्रल नेचर रहेगा। एक फिक्स पीएच पे क्या होता है, प्रोटीन कोई नेचर ही नहीं शो करेगा,
उसी को अपन समविभव बिंदु के नाम से जानेंगे। तो बस एक बार परिभाषा देख लीजिए, प्रत्येक प्रोटीन में अभिलाक्षणिक समविभव बिंदु होता है, ठीक है, जिस पर उसका आयनीकरण न्यूनतम होता है, मतलब उसका जो आयोनाइजेशन है वो बहुत मिनिमाइज रहेगा। आयनीकरण क्या रहेगा सर, उस पर न्यूनतम रहेगा। अमीनो अम्ल की समान प्रोटीन में भी पेप्टाइड श्रृंखला के किनारों पर आवेशित समूह अमोनिया भी रहेगा, एसीटेट आयन भी रहेगा, दोनों होते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एम्बिडेंट नेचर के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्लीय विलयन में प्रोटीन अणु प्रोटॉन को स्वीकार करती है, जबकि प्रबल क्षारीय विलयन में प्रोटॉन को रिलीज करती है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच, वो पीएच वैल्यू जिस पर प्रोटीन अणु में कुल आवेश कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उसे ही उसका समविभव बिंदु कहते हैं। उसे ही उसका क्या कहते हैं सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो वो पर्टिकुलर पीएच वैल्यू जहां पर प्रोटीन कोई भी चार्ज शो ना करे, कोई भी आवेश प्रदर्शित ना करे, वो क्या कहलाता है, समविभव या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस गुण का उपयोग मिश्रण में विद्युत कण संचलन द्वारा प्रोटीन को पृथक करने में करते हैं। चलो ठीक है, वो उसका यूज दिया हुआ है, नथिंग एल्स। चलो अब आ जाइए प्रोटीन के रासायनिक गुण, ठीक है। इसके ऊपर सवाल बनता है, डायरेक्ट सवाल, कैसे, ठीक है। तो अभी तक देखिए हमने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े, संरचना के आधार पे, कार्य के आधार पे, फलाना ढिंका के आधार पे, फिर प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, और उसके बाद फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो अलग चीज़ें थी। अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी हमने डील कर लिया। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर सॉल्ट का जनरेशन, तो आप सबको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है, जिसमें अमोनिया भी है, अमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। मतलब प्रोटीन एसिड से भी अटैक कर सकता है, बेस से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों ग्रुप है, और ये सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो प्रोटीन में NH2 और COH दोनों समूह की उपस्थिति के कारण ये अम्ल और क्षार दोनों से लवण बना सकता है, जैसे दूध में उपस्थित कैशिन कैल्शियम सॉल्ट की तरह कार्य करता है। दैट्स विल बी इनफ, ओके। दूसरा हाइड्रोलिसिस, इसके ऊपर सवाल पूछता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जनरली आप लोग क्या देते हैं, अल्फा एमिनो एसिड फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। देख लो, प्रोटीन्स के जैसे ही हाइड्रोलिसिस करना शुरू करोगे तो प्रोटियोज में कन्वर्ट होगा, वो पेप्टॉन में कन्वर्ट होगा, पॉलीपेप्टाइड लिंक आएगा, उसके बाद नॉर्मल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन बनेगा, सिंपल प्रोटीन, और लास्ट में आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमीनो अम्ल मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। ये है आप लोग का फाइनल प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से एट द एंड हम लोग को क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अगेन इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, प्रोटीन का अगर मैं ऑक्सीकरण करूंगा तो क्या होता है, तो देखो आप सबको पता है, हर जीव जंतु जो भी है, मैंने बोला उसकी बॉडी में 19% कंपोजिशन आप लोग प्रोटीन को मेंटेन करा के दोगे अगर वो स्वस्थ है तो, ठीक है। प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। सबसे बड़ी बात है जेनेटिक्स पर असर पड़ जाएगा भाई, हम आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। जैसे आपने हमेशा देखा होगा ना, जिनके इस बॉडी में प्रोटीन बढ़िया है उनके बाल एकदम लहलहाते रहते हैं, ठीक है, मस्कुलर बॉडी रहता है, ठीक, जैसे जिम वाले डब्बा का डब्बा खाली किया जा रहा है ना प्रोटीन का, मस्कुलर बॉडी मेंटेन करने के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल झड़ते हैं, तो बाल झड़ते हैं तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के बाल झड़ते हैं, उनके बच्चे के भी बाल झड़ते हैं, फिर उनके भी बच्चे के बाल झड़ते हैं, और ये जेनेटिक माना जाता है। तो जेनेटिक क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी है तब तो बाल झड़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम सभी में कहीं ना कहीं प्रोटीन का हिस्सेदारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बोलोगे सर राकेश रोशन चंदवा है, भैया वो भी चंदवा नहीं था, जवानी में उसके बाल ऐसे थे कि बाइक चलाते तो उड़ते थे, ठीक है। अब जो भी बीमारी हुई होगी इसलिए उसने ऋतिक रोशन को बड़ा इंपॉर्टेंटली मेंटेन किया। एक इंटरव्यू में उसने बोला पूरा जिंदगी में बचपन से उस ऋतिक के पीछे हेयर मतलब जो भी रहते हैं डॉक्टर लोग उनको लगा के रखा है करके, ऐसे ही एशिया का सबसे स्मार्ट पर्सन नहीं माने जाते हैं ऋतिक रोशन। खैर चलो उन लोग से हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, उन लोगों का खान पान उन लोग का सब कुछ अलग रहता है। फिलहाल के लिए देखिए, जो हम लोग प्रोटीन से बने हैं ना, तो जब कोई भी जीव की डेथ होती है तो ये जो अमीनो एसिड वाला जो कंपोजिशन है ना प्रोटीन, इसी के सड़ने से दुर्गंध उत्पन्न होती है। तो बस यही पॉइंट है कि प्रोटीन जलाने अथवा सड़ाने पर ऑक्सीकृत हो जाती हैं और उत्पाद में एमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मुक्त करती हैं, जो सड़ने द्वारा
सड़ने द्वारा जानवरों में दुर्गंध मुख्य रूप से शरीर के प्रोटीन के बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन द्वारा बने एमीन के कारण ही होता है। और एमीन का जो स्मेल रहता है, आप सबको पता है, लैब में आपने अगर उसको अमोनिया या एमीन का स्मेल दिया होगा तो बहुत पंजेंट स्मेल होता है, दुर्गंध युक्त स्मेल होता है, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जैसे 4-6 दिन की डेड बॉडी अगर आपके सामने दिख जाए तो आप तुरंत ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आनंद ले रहे हैं एकदम। देखो ना, अंडे में प्रोटीन रहता है, सड़े अंडे में। एक काम करो, अंडे को ना आप लोग बॉईल करके 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दो, फिर उसका ना जो छिलका है उसको हटाओ और फिर आनंद लेके देखो दुनिया की तृप्ति मिल जाएगी आपको। मैंने ये काम किया है, ज़्यादा ही साइंस लवर था। तो धरती का सबसे खराब स्मेल माना जाता है सड़े अंडे की बदबू को। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S निकलते रहती है उससे। चलिए आइए, सड़ी मछली, सड़े अंडे की बदबू सबसे खतरनाक। भैया आनंद आ गया था चलिए आइए, एक से एक एक्सपेरिमेंट किया हूँ, पता है। मैं बचपन में छोटा था ना, तो गोल्ड एक मेटल है, ये बात अपन ने पढ़ लिया था। और मेटल होते हैं सॉलिड, ये लाइन एक्स्ट्रा और पढ़ ली थी, ज़्यादा ज्ञान। तो हम क्या सोच रहे थे कि भैया हर सॉलिड तो सॉलिड होता है। तब 6th या 7th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा मैं। साइंस मेरा बड़ा उसी समय से एकदम टनटनाता हुआ तैयार था भाई। तो मैं अपनी दादी जी का कंगन देखा, और मैं बड़े प्यार से ऐसे बैठी हुई है दादी जी डुचुक करके। मैं बोला, ये गोल्ड है आपका, सोने का है? वो भी बड़े एटीट्यूड से बताइए, हाँ। मैं बोला, अच्छा दिखाओ तो। ये वो भाई छोटा सा बालक है, घर का लाडला, तुरंत कंगन निकाल के दे दी मैं भी इसी उम्मीद में कि आने वाली इनको विरासत में तो मिलेगा मैं तुरंत पकड़ा कंगन। मैं बोला, देखो ये गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है। बोलती है, क्या बकवास कर रहा है, सोने का है, ठीक है, तेरे दादाजी की निशानी है। तो मैं बोला, नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, सोने का नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना है धातु, और धातु होते हैं ठोस। मेरा मतलब ठोस से ना, पहले ये सोचता था ठोस मतलब एकदम जैसे लोहा होता है ना, मारने पे मुंडी पे गोला निकल जाए, ऐसा। मैंने सोने के कंगन को पकड़ा, दबा दिया पूरा कंगन पिचट गया भाई। और फिर मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, देखो सॉलिड है, सॉलिड नहीं है ये। बचपन में ये नहीं जानते थे कि सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वॉल्यूम चेंज ना करे, ठीक है। जो अपने वॉल्यूम को मेंटेन करके रख ले वो सॉलिड है, ये बात अपने को तब पता नहीं थी। मुझे वो सीन याद आता है, दादी जी को फिर 10-15 हज़ार लगाना पड़ा मेरे साइंस के चलते, उनका कंगन शहीद हुआ था। चलिए, बहुत बहुत गजब दादी थी यार। मतलब वो बोलते हैं ना, स्वतंत्रता सेनानी, वो वाला खून था उनमें भाई। वैसे भी उनके आर्मी में एकदम बड़े पोस्ट पे हैं। चलिए फिलहाल के लिए ब्यूरेट टेस्ट देख रहे हैं, प्रोटीन का हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। टेस्ट ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता है, ठीक है। सोच रहे हो मेरे एक्सपेरिमेंट में घर वालों का कितना कितना खर्चा हुआ है एक बार एक्सपेरिमेंट हॉस्टल में लाइट वेट बना रहे थे अंदर का, फिर हमारा इंजीनियर जा किया था मैं खुद बनाऊंगा। पूरा हॉस्टल का लाइट गायब था। आज तक ये राज किसी को पता नहीं है कि ये कुकर्म किया कौन था पूरा फ्यूज उड़ा दिए थे। चलिए आइए नेक्स्ट। जो ब्यूरेट टेस्ट है, प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट, प्रोटीन के क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का तनु विलयन मिलाने पे कौन सा कलर मिलता है? सर बैंगनी रंग मिलता है। यही परीक्षण क्या कहलाता है? पेप्टाइड लिंक को इंडिकेट करता है। ये जो टेस्ट है किसको इंडिकेट करता है? तो पेप्टाइड लिंकेज को। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि पेप्टाइड लिंकेज के लिए कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है। ऑप्शन में दिया रहेगा ब्यूरेट टेस्ट, जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट, ऐसा ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो याद रखना, पेप्टाइड लिंक का परीक्षण ब्यूरेट टेस्ट से होता है, जिसमें क्षारीय प्रोटीन के क्षारीय विलयन को हम लोग क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के साथ मिक्सअप करते हैं उसके तनु विलयन से, और पर्पल कलर, बैगनी कलर हम लोग को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर तो भैया स्पेशल मार्क कर लो, ठीक है। ये भैया इंपॉर्टेंट है, जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। यहां पर होता क्या है, कुछ प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ पीला रंग देती हैं, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट छोड़ दो। पीले रंग का निर्माण नाइट्रिक अम्ल बेंजेनोइक संरचना के साथ क्रिया के कारण आता है। याद रखना, बेंजीन जो होता है ना, प्रोटीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। इस तरह जब प्रोटीन विलयन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पीला रंग उत्पन्न हो जाता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर नारंगी रंग में बदल जाता है। और यही आप लोग का क्या है, यहां से आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, ये आप लोग का जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। कि प्रोटीन में जब भी हम लोग किसको मिलाते हैं? नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब भी मिलाया जाता है, येलो कलर मिलता है, पीला रंग मिलता है। जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला होगा तो ऑरेंज हो जाता है वो, ठीक।
नेक्स्ट है मिलन टेस्ट। भैया मिलन आप लोगों को रिएजेंट यूज करना पड़ता है जो कि नाइट्रिक एसिड और मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक MgCl2 या Mg2Cl2 सॉरी मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक नाइट्रेट नॉट क्लोराइड, ओके लेट मी करेक्ट, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक नाइट्रेट के जो विलयन होता है, मिश्रण होता है, उसी को आप लोग मिलन रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसका अगर आप प्रोटीन के साथ मिला देते हैं तो आप लोग को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है सर? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो गर्म करने पर ईंट जैसा लाल हो जाता है। क्या होता है भैया? ब्रिस्क रेड हो जाता है, ब्रिस्क रेड हो जाता है। यह परीक्षण उन प्रोटीनों द्वारा ही दर्शाया जाएगा जो जल अपघटन करने पर टायरोसिन देता है। जो क्या देता है? टायरोसिन। टायरोसिन अपने आप में आपने पढ़ा है एक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। यह फिनोलिक समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरोमेटिक जो हमारे प्रोटीन रहेंगे ना, फिनोलिक ग्रुप जो रहेंगे, उनके प्रेजेंस को ये वाला टेस्ट जो है वो डिनोट करता है। कौन सा टेस्ट? मिलन टेस्ट। तो मिलन टेस्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, मिलन रिएजेंट यूज करेंगे जो कि नाइट्रिक एसिड प्लस मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का मिक्सचर रहता है। जो पहले डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और फिर उसको जैसे हीट करूंगा ब्रिस्क रेड कलर देगा। क्या देगा? ईंटे जैसा लाल कलर, जो फिनोलिक ग्रुप के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नीन हाइड्रिन टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट अगेन, नीन हाइड्रिन टेस्ट। भैया ये कैसा टेस्ट है? नीन हाइड्रिन टेस्ट, यह परीक्षण सभी प्रोटीनों द्वारा दिया जाता है। जैसे ये लोग क्या स्पेसिफिक है ना, केवल फिनोलिक प्रोटीन यूज कर रहे हैं, टायरोसिन देगा वही वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये सभी के द्वारा दिया जाता है, यह परीक्षण सभी के द्वारा दिया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर प्रोटीन देगा। जब प्रोटीन का नीन हाइड्रिन के तनु विलयन के साथ उबालते हैं तो कौन सा कलर मिलता है सर? यहां पर याद रखेंगे, बैगनी कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है? बैगनी कलर। एक मेरा पर्सनल फेवरेट है नाइट्रोप्रोसाइड, टफ पेपर आता है तो ये हमेशा देखने को मिलता है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ये कहां पर आप लोग कब यूज करोगे? तो भैया प्रोटीन जिनमें SH ग्रुप मौजूद हो। क्या मौजूद हो? SH समूह होता है। जो यह परीक्षण देते हैं तब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन को SH समूह युक्त प्रोटीन में मिलाते हैं तो भी क्या आता है? हमेशा ज्यादातर क्या आ रहा है? बैगनी कलर ही आ रहा है। बट जेंथ्रो जो हमारा साइट टेस्ट था, जेंथ्रोसाइट, उसमें आप लोगों को क्या मिला था? सॉरी, जेंथ्रोप्रोटिक, नॉट जेंथ्रोसाइट। ओके, जेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट था, इसमें येलो कलर मिला था। बाकी सब में तो पिंकी पर्पल मिल रहा है, बैगनी कलर मिल रहा है। चलो, तो यहां तक में अभी तक ने आपने जितनी भी पढ़ाई कर ली दोस्तों, आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोकिए और पूरा का पूरा सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ से लगाएंगे MCQ। आपको MCQ के लिए अलग से ये किताबों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है उसमें कितना आपको ज्ञान हासिल हुआ, कितना आपके लिए इफेक्टिव है, उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। और मैंने दुनिया भर के MCQ इसमें डाल रखे हैं, सारे एग्जाम के आए हुए। चलिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को क्या कहते हैं? मतलब वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अल्फा हेलिकल बैकबोन को, कि जल विरोधी अंतरक्रिया मतलब कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को, या अल्फा एमिनो का क्रम को रिप्रेजेंट करती है, या पॉलीपेप्टाइड बैकबोन का स्थिर अभिविन्यास। तो जब आपने द्वितीय संरचना देखा था ना, तब ये लाइन आप लोग को लिखा हुआ डायरेक्ट मिला था। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का क्या करता है? कन्फर्मेशन तैयार करता है। क्या करता है? कन्फर्मेशन मतलब संरूपण। स्थिर अभिविन्यास का मतलब संरूपण तैयार करता है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। क्या हो गया? डी। और मुझे बिल्कुल भरोसा है सब लोग को ये याद भी आया होगा। चलो, जल में अघुलनशील प्रोटीन कौन है? विच प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर? कौन है? क्या वो रेशेदार प्रोटीन मतलब फाइब्रस प्रोटीन है, कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, कि दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? मैंने बोला ना, इस टाइप का सवाल पूछ देगा, पता रहना चाहिए। भैया जो फाइब्रस प्रोटीन होता है और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, दोनों में आपने अंतर देखा था। फाइब्रस प्रोटीन बनता था लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, ये बनता था क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? एक्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सारे बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, ये वाटर सॉल्युबल रहता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइब्रस प्रोटीन जो रहता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर या हाई pH भी अगर आप चेंज करोगे तो फाइब्रस प्रोटीन पे असर नहीं पड़ेगा, मतलब इनसेंसिटिव प्रोटीन। बट जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये थोड़ा भी pH और ये सब चेंज करने पे भी ना, टेम्परेचर चेंज करने पे असर दिखाने लगता है, मतलब वो सेंसिटिव प्रोटीन में लिया जाता है। तो ये अंतर याद रखना, अक्सर इनके ऊपर सवाल बनेगा। हालांकि इस सवाल का असली जवाब क्या हो गया आप लोगों का? दूसरा वाला, पहला वाला सॉरी, रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। चलिए, तीसरा है प्रोस्थेटिक समूह युक्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा।
प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेनिंग हमारा जो प्रोटीन रहता है उसको क्या नाम देते हैं? जल्दी से रिप्लाई करो। और देखो, हर सवाल जब भी आता है आप लोगों को खुद से अपने आप की सेल्फ एनालिसिस करनी है कि कितने मेरे सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तुरंत बाद आप लोग वीडियो को रोको, अपना आंसर डील करो, सोचो कि क्यों ऐसा आंसर लिया हो। फिर तो अपन तो आंसर देंगे ही क्या, ऐसे मैं ही बताते चलूंगा, आप सुनते चले जाएंगे तो फिर मुद्दा काम नहीं आएगा। अभी पढ़ाई पूरी कर लिए हो, उसी से रिलेटेड सवाल आ रहा है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जानने जरूर मिलेगा क्योंकि एमसीक्यू कुछ नया सिखाता जरूर है, बट अपना सेल्फ एनालिसिस भी करो, क्योंकि इतना करने के बाद अब आपको कहीं से जाके पढ़ना नहीं है। ठीक, चलिए। प्रोस्थेटिक ग्रुप आप सबको पता है संयुग्मित प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सरल प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप को ऐड करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन का निर्माण होता है। और कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से प्रोटीन में हम यूज करते थे? जैसे लिपिड प्रोटीन में लिपिड यूज करते थे, फास्फोप्रोटीन में फास्फोरिक एसिड यूज करते थे, ये सब बताया गया था, है ना। चलो रिवीजन करो, पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा ना, मैंने पिछले क्लास में जो आप लोग को अमाइनो एसिड कराया था उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं कराया था, उसको भी मैं करा देता हूं। भैया निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है बोला गया है? नॉन इसेंशियल है ना, नॉन इसेंशियल पूछ दिया गया है। नॉन इसेंशियल आप सबको पता है कितने होते हैं भैया? नॉन इसेंशियल 10 होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, 8 इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और जो हमारे 2 होते हैं वो सेमी इसेंशियल होते हैं। ये सब आपने पढ़ा है ना जी। इसेंशियल का मतलब होता है कि आपको बाहर से चाहिए, बॉडी खुद से तैयार नहीं कर सकता। नॉन इसेंशियल मतलब बॉडी जिसको खुद से तैयार कर ले, बाहर से हमको नहीं चाहिए, कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सेमी इसेंशियल का मतलब है बाहर से भी नहीं लेना पड़ता है, बट हाँ कुछ लिया जाता है जिसके कारण बॉडी अपने आप बनाने लगता है। जैसे हिस्टीडीन है, बच्चों में नहीं बनता, बट जैसे ही हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है, जो हमारे हार्मोन्स अच्छे से डेवलप होने लगते हैं तो ये अपने आप बनना भी शुरू हो जाता है एक एज के बाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, मतलब इसेंशियल नहीं है पूछा गया है। तो भैया इसेंशियल नहीं है मतलब नॉन इसेंशियल वाला बात आ गया। नॉन इसेंशियल याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया इसका कोड मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अमर, अकबर, एंथोनी एंड टोनी गो, गोवा, गॉन हो गए। तो जी से क्या आता था? ग्लूटोनिक एसिड आता था, ग्लाइसिन आता था, तो भैया आ गया ग्लाइसिन। क्या आंसर हो गया? ग्लाइसिन। कहानी खत्म। ठीक है, हालांकि अगर याद करना है दोस्तों तो चलो इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोग को और डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, क्या इसेंशियल थे, क्या नॉन इसेंशियल थे, अगर आप लोग इसको देखना चाहो तो चलो मैं यहाँ पे पूरा आप लोग को लिस्ट भी एक बार में दिखा दे रहा हूँ, ताकि एकदम आपके दिमाग में ये पूरी तरह से सेटल रहे, हमेशा के लिए बैठ जाए कि कौन कौन से हमारे इसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन इसेंशियल होते हैं। जैसे इसेंशियल में टोटल 8 लिए जाएंगे। ठीक है, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट, मतलब इसको हम लोग डाइट से प्राप्त करते हैं। कोड था टीवी टिल 8 PM, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलिन, फिर इस टी से थ्रियोनिन, फिर आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन और इस एल से लाइसिन। 8 मतलब टोटल 8 होते हैं। पी से फिनाइल एलेनिन और एम से मिथियोनिन। ये हमारे क्या है? टीवी टिल 8 PM से इसेंशियल एमिनो एसिड हम लोग को मिल जाता है। और सेमी इसेंशियल में 2 ही लिया जाता है, एक एर्जिनिन होता है, दूसरा हिस्टिडीन होता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें आपको पता है ये लोग इन्फ्लेंट मतलब जो अल्प वयस्क जो बालक है उनमें नहीं रहेगा, बट एडल्ट्स में ये अपने आप फॉर्मेशन शुरू कर देता है। नॉन इसेंशियल के लिए मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था, अमर, अकबर, एंथोनी एंड टोनी। PSC का पेपर देख के गो, गोवा, गॉन हो गए, इतना टफ पेपर आया तो, है ना। अमर से याद रखना एलेनिन, फिर एस्पार्टिक एसिड, फिर एस्पार्जिन, फिर टायरोसिन। P से प्रोलीन, S से सेरीन, C से सिस्टीन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिस्टीन। गो से ग्लाइसिन, गो से ग्लूटामिक एसिड और गो से ग्लूटामाइन। ठीक है, याद रहेगा। पूरा का पूरा एक ट्रिक बना के हमने याद किया था इसको, होप सो सब लोग को याद आ रहा होगा। चलिए, पूरे मैंने इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल सबके नंबर और उनको कैसे याद रखना है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। तो आपने ग्लाइसिन को देखा जो कि नॉन इसेंशियल वाले लिस्ट में हमारा मौजूद था, है ना जी। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। वो शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड क्या है? द्रव है, वाष्पशील ठोस है, अवाष्पशील क्रिस्टलीय यौगिक है, एमीन तथा अम्लों का मिश्रण है। तो आप सब ने ये लाइन पढ़ा था डायरेक्टली कि ये नॉन वोलेटाइल क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में रहता है, अवाष्पशील क्रिस्टलीय यौगिक में काउंट किया जाता है।
ठीक है। हालांकि इसका आंसर एमीन और अम्लों का मिश्रण ही होना चाहिए, नहीं एमिनो एसिड, क्योंकि शायद अक्रिस्टलीय था क्या वो, चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि प्रोटीन एंजाइमों द्वारा निम्नलिखित में से किस में जल अपघटित होता है। प्रोटीन जो होता है ना एंजाइम द्वारा किस में हाइड्रोलाइज करने पे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। भैया फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, आप सबको पता है, अमाइनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, एमिनो अम्ल। पढ़ चुके हो सारी चीजें, अब सीधे सीधे सवाल लग रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, जल्दी से इसका रिप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा भाई। चलिए क्या है आंसर, मुझे पूरा उम्मीद है सब लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करने पे प्रोटीन पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है सर, पीला रंग देता है। ये कौन सा टेस्ट है, पीला रंग एक ही बार मिलता है दोस्तों, और वो टेस्ट है हमारा जेंथोप्रोटिक टेस्ट। देखिए टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अब आराम से बना कि नहीं बना, पढ़ लियो तो बन जा रहा है, नहीं पढ़े रहोगे तो सोचोगे कितना टफ पेपर आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर टफ नहीं आता, बस हमारा पढ़ने का जो वो रहता है ना वो उतना मजेदार नहीं रहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10 जो भी होगा। प्रोटीन निम्न से बनता है, भाई एक ही चीज से बनता है, अल्फा अमाइनो एसिड से। कहानी खत्म करो यार, तो बबुआ क्वेश्चन हो गया। चलिए प्रोटीन की संरचनात्मक विशिष्टता है, प्रोटीन में क्या संरचनात्मक विशिष्टता है कि उसमें एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, ईथर बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं कि सभी के सभी हैं। तो प्रोटीन में एस्टर और ईथर तो आपने एक जगह भी नाम भी नहीं सुना। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज का नाम जरूर सुना, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, सब टाइप के बॉन्ड मिलेंगे प्रोटीन में। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन अभिगमन करती है। ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को सप्लाई करे तो वो कौन सी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। अब पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो भैया आयरन, लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब प्रोटीन के जो भी हम सिंथेसिस करते हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट कौन है, सबको पता है अमाइनो एसिड है। कौन है, अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड के बहुलक के रूप में आप लोग प्रोटीन को पहचानते हो, मतलब प्रोटीन का एकलक अणु कौन हो गया, अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन्स की सरलता से पृथक कर सकते हैं। एक मिनट, क्या क्वेश्चन है भैया, इधर ही मैं खड़े रहूंगा, आप उधर नहीं जाऊंगा, वायर फंस जा रहा है पैर में चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब भी हो गया होगा, नहीं कहाँ है भाई। निम्न में से कौन सा प्रोटीन्स के सरलता से पृथक कर सकते हैं, किसके द्वारा प्रोटीन को सरलता से पृथक कर सकते हैं, क्या वो एल्केन से कि एल्कीन से कि एल्काइन से कि बेंजीन से। अभी मैंने बोला था बेंजीन से आप उसको सब्स्टिट्यूशन सरलता से सेपरेट कर सकते हो, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 14, 15 जो भी रहा होगा, ठीक। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इनमें से किसके लिए निर्देशक होती है, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन वो किसको डिनोट करती है, त्रिविम मुख्यतः विकृत प्रोटोनों अम्लों प्रोस्थेटिक समूह की संरचना को, ओके। कि त्रिविम संरचना को तो नहीं करेगी सर, त्रिविम संरचना को नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो तो त्रिविम जो हमारी तृतीयक संरचना उसको वो रिप्रेजेंट करती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल अवशेषों के रेखीय अनुक्रम को, विच इज द वेरी करेक्ट आंसर, यही सही है। पॉलीपेप्टाइड अम्ल के अमीनो अम्ल के क्या करती है, वो लीनियर अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में कौन सा युग्म केवल आवश्यक एमिनो अम्ल को दर्शाता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को 10 होते हैं। अमर, अकबर, एंथोनी, एंटोनी पीएससी का पेपर देख के गोवा गोन हो गए थे, वही वाला सीन याद करो भैया। एलिनीन है, एलिनीन है मतलब अमर है, ओके। ग्लूटामिक भैया जी नाम वाले, गोवा गॉन केवल इसेंशियल में, जी नाम वाले ना नॉन इसेंशियल की लिस्ट में आते ही नहीं है, चाहे वो ग्लाइसिन आ जाए, ग्लूटामिक एसिड आ जाए या ग्लूटामीन आ जाए या जो भी आ जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या है, जी नाम वाले प्यारे साथियों, वो आपके उसमें ही है, ठीक है। लाइसिन और आइसोलाइसिन जो थे ना, देखो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन,
थोड़ा सा इसमें एक मिनट रुक जाओ, ल्यूसीन, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से आप सीधा यूज करो। आपको यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको पूरा मैंने लिस्ट आपको यहाँ दिखा रखा था, इनको आप डायरेक्टली यूज कीजिए और सीधा दिख जाएगा। नॉन इसेंशियल में कौन कौन से हैं? एलिनिन है, स्पार्टिक एसिड है, स्पार्जिन है, टायरोसिन है, प्रोलिन है, सेरिन है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामाइन है, ठीक है, ग्लूटामाइन है। ओके, चलो यहां पर ध्यान देना। अब सवाल में क्या पूछा गया है भैया, सवाल के अकॉर्डिंग ध्यान से जाओ। केवल आवश्यक एमिनो एसिड को दर्शाता है, केवल आवश्यक एमिनो एसिड को अगर दर्शाता है ना तो भैया ट्रिप्टोफैन जहां जहां पर है उसको तो पहली फुर्सत से बाहर निकाल दो, टायरोसिन भी बाहर निकाल दो। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके पहले ही हमारे। लाइसिन, ग्लूटामिन, एलिनिन, यही हमारा क्या हो गया? रियल आंसर हो गया। तो अगर आपको वो चीजें याद रहेंगी तो आप आराम से बना लोगे, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ल्यूसीन के बारे में आप समझते हो, टीबी टिल 8 PM। तो टिल में ना आई और एल आता है, आई से आइसोल्यूसिन और दूसरा एल से हमारा ल्यूसीन रहता है। ये हमारा इसेंशियल में नहीं था, इसेंशियल में था, नॉन इसेंशियल में नहीं था। तो ल्यूसीन को देख के मैंने बाहर कर दिया, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक, चलो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17, 18 जो भी रहा होगा, फिर से देख रहे हो इधर आने से वायर फंस जा रहा है। एक मिनट, ये ना इसका वायर है माइक का बड़ा परेशान कर देता है कभी कभी। पॉलीपेप्टाइड का एकलक अणु कौन है भैया? पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। इसका एकलक अणु अमीनो अम्ल है। कहानी खत्म, है ना? हो गया। कितना सरल सा क्वेश्चन, बस कंफ्यूज कर दिया है। प्रोटीन की जगह पॉलीपेप्टाइड बोल दिया था, तो आपको दिमाग लगाने आना चाहिए। ओके, अगला सवाल, प्रोटीन के पाचन, भैया प्रोटीन के पाचन में कौन से एंजाइम उपयोगी नहीं है? अच्छा, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में किस एंजाइम को आप लोग यूज नहीं करते हो? एक है काइमोट्रिप्सिन, की पेप्सिन, की ट्रिप्सिन, की लाइपेज। तो याद रखेंगे लाइपेज को यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है? मेरे ख्याल से लाइपेज ही होगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण है? विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन? कैरोटीन, इंसुलिन, कैलोजन या मायोग्लोबिन? तो भैया इसका एक्चुअल एग्जाम्पल अब आप लोग को याद आ रहा है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सारी बातों को मैंने बताया था। ये सीधे सीधे क्या हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल्स में आते हैं, जो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मेरे ख्याल से ये 19, 20 जो भी रहा होगा। ल्यूसीन अमीनो अम्ल है। ल्यूसीन भैया टीबी टिल 8 PM वाले में आता है ना, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन दोनों आते हैं। TILL में लेते हो ना, ठीक है? तो ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ये सब रहता है पूरा। तो ल्यूसीन 8 में आता है, 8 PM। 8 PM मतलब इसेंशियल, इसेंशियल मतलब आवश्यक वाले का एग्जाम्पल है क्या? ल्यूसीन, ठीक है? चलो, तो ये कोड बना के याद रखोगे तो हमेशा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो मैंने इतने सारे MCQ आप लोगों को करा दिए। अमीनो अम्ल सामान्यतः ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं, अर्थात उनमें होता है। भैया ज्विटर आयन में आप सबको पता है कि क्षारीय NH2 ग्रुप भी रहता है और अम्लीय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी रहता है। CO2 तो नहीं रहेगा, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ज्विटर आयन में आप सबने पढ़ा भी है, कई बार इस पर सवाल भी पूछता है। मैंने प्रोटीन और अमाइनो एसिड दोनों ही क्वेश्चंस को मर्जअप किया है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? अब देखो पढ़ लिए हो तो सरलता से सवाल लग रहे हैं, और मुझे पूरी भरोसा है सब लोगों से लग रहे होंगे। प्रोटीन में कौन सा संयुग्मी प्रोटीन है? कॉन्जुगेट प्रोटीन है। संयुग्मी का मतलब होता है कि आप लोग को प्रोस्थेटिक ग्रुप और सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। तो ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल है, क्योंकि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में आप शर्करा यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं। फास्फोप्रोटीन भी है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड यूज होता था। कीमोप्रोटीन भी है, यहाँ पर आप लोग पायरॉल या उसके डेरिवेटिव या मेटालिक सब्सटेंसेस, आयरन, कॉपर, इस टाइप का यूज करते थे। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया सर? ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे यहाँ पर क्या है सर? सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य में आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? कितने इसेंशियल एमाइनो एसिड्स होते हैं भैया? इसेंशियल 8 होते हैं, नॉन इसेंशियल 10 होते हैं, सेमी इसेंशियल 2 होते हैं। कुल मिलाजुला के 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम लोग को देखना रहता है।
क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, देख रहे हैं पूरे एमसीक्यूज की पूरी मैं सीरीज लगा दिया हूं आप लोगों के लिए। 23वां सवाल ये रहा आप लोग के बीच में कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। पेप्टाइड बॉन्ड का परीक्षण कौन सा था? सारे टेस्ट ऑफ प्रोटीन मैंने आप लोगों को करा रखे, देख रहे हो कैसे सवाल आ रहा है, और ये आए हुए सवाल है, दुनिया भर के अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है। चलो बता दो भाई। बोर्सी टेस्ट यूज करते थे, मॉलिश टेस्ट यूज करते थे, नीन हाइड्रिन यूज करते थे, ब्यूरेट टेस्ट यूज करते थे। कौन सा टेस्ट यूज करते थे? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज के लिए। याद करो भैया, शुरू के तो दो हैं नहीं, शुरू के तो दो हैं नहीं। यहां पर हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ब्यूरेट टेस्ट यूज करते थे। ब्यूरेट, ठीक है, मेरे ख्याल से ब्यूरेट ही था ना, चेक कर लेना भाई, ठीक है। ब्यूरेट नहीं तो नीन हाइड्रिन होगा, और क्या। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है। नाखूनों का निर्माण, त्वचा का निर्माण, पेशियों का निर्माण, सब तो प्रोटीन से ही होता है। कैरेटीन, ठीक है। उपापचय के लिए ऊर्जा प्रदान करना भी है, ऊर्जा देने का काम इसका नहीं है, वो तो ग्लाइकोलाइसिस क्रैश साइकिल में आप लोग देखते हो, एटीपी एडीपी ये सब बनता है, वो दुनियादारी अलग है, ठीक है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन हो गया यार वो पिछला 23-24, तो ये 25वां होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, 24, 25 जो भी नंबर होगा। प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पेप्टाइड बॉन्ड से, डाइपेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, या वॉन डेर वाल फोर्स? हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होती है? जल्दी रिप्लाई कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, मगर फंस जाओगे। प्रोटीन देखने पे पेप्टाइड बॉन्ड मत मार देना भाई। हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे रिलेट है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे प्रोटीन ये जो वर्ड है इसके बारे में भी जान लेना कि मुल्डर नाम की एक एक्चुअल साइंटिस्ट थे, मुल्डर नाम के, उन्होंने प्रोटीन नाम दिया था, और ये एक्चुअल में प्रोटियस नाम के शब्द से इसकी जन्म हुई थी प्रोटीन की। और प्रोटियस का नाम होता है फर्स्ट प्लेस। प्रोटियस मतलब फर्स्ट प्लेस, मतलब हमारे इंसानी शरीर में जिस भी इंग्रेडिएंट की सबसे प्राथमिक स्थान है वो है प्रोटीन, ठीक है। मुल्डर ने दिया था इस चीज को, प्रोटीन का नाम। ऐसे दिमाग में आ गया तो मैं बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों पूछा गया है कि प्रकाश अक्रिय अमीनो एसिड कौन है? ऑप्टिकल इनएक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव एक ही अमीनो एसिड होता है, वो है हमारा ग्लाइसिन। वो कौन होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी के 19 अमीनो एसिड जो आप पढ़ते हो सब में किरल सेंटर रहता है, और सभी के सभी हमारे ऑप्टिकल एक्टिव ही कंसीडर किए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ दोस्तों। क्या पूछता है इस सवाल में कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के बारे में एक सत्य कथन है कि यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक की तरह कार्य करता है। ऑक्सीजन वाहक की तरह कार्य करता है बे, हीमोग्लोबिन का यही तो काम ही है, आगे क्या पढ़ना, ठीक है। पर फिर भी पढ़ लिया रहा ना। जैविक अभिक्रिया, एंटीबॉडी तो है नहीं, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, मतलब कि डायबिटीज कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन का काम है, हीमोग्लोबिन का काम नहीं है, ठीक है। स्टेनले मिलर ने किसका संश्लेषण किया था? स्टेनले और मिलर ने किसका संश्लेषण किया था, सिंथेसिस किया था? ऑब्वियस सी बात है प्रोटीनिज का किया होगा, और किसका किया होगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया? 27 था, ये क्वेश्चन नंबर 28, 29, ये शायद 29 है दोस्तों, ठीक है। क्या पूछा गया है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निश्चित करने वाला बंध है, या प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके कारण होती है? तो मैंने बार बार बोला द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगी। किसके कारण होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड मत ले लेना, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारा प्रोटीन कंप्लीट होता है। लगभग 29 से 30 एमसीक्यू का पूरा सीरीज भी आप लोग को एक ही वीडियो में करा दिया, पूरा प्रोटीन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद की जो टॉपिक है इसी तरह से कंप्लीट कराते जाऊंगा एमसीक्यू के साथ, ताकि आप लोग को कहीं भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।